Hello students, welcome back to my channel. This is the 28th mock test in this series, and today we are going to cover harvest, storage and value addition. So why we need to harvest the crop? सपोज एक क्रॉप लगा हुआ है फील्ड में, उसको हार्वेस्ट नहीं करोगे तो वो वहाँ पे सैटरिंग हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे बर्ड्स डैमेज कर सकते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट डैमेज कर सकते हैं, और उसको कंज्यूम करने के लिए आपको हार्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और मार्केटिंग के लिए भी आपको हार्वेस्ट करना ही पड़ेगा, राइट। और नेक्स्ट क्रॉप भी रेज करने के लिए फील्ड को क्लीन करना पड़ेगा, आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। स्टोरेज क्यों करेंगे? हार्वेस्ट हो गया, स्टोरेज क्यों करेंगे? हमारा जो क्रॉप है वो सीजनल होता है जनरली, but we need that crop, we need fruits, vegetable, cereals, pulses throughout the year. Okay, so without storage that will be damaged. Okay, so हमको एक प्रॉपर टेक्निक के साथ उसको स्टोर करना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर, उसको कंज्यूम करने के लिए या फिर नेक्स्ट सीजन में उसको सोइंग करने के लिए। देन वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? हम एक रॉ मटेरियल, रॉ प्रोडक्ट जो कि इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, उसको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसको वैल्यू एडिशन क्यों करेंगे? क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू बढ़ता है वैल्यू एडिशन से, और फिर उसका जो पेरिसेबल नेचर है, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल, उसको अगर हम वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे हम जाम बनाते हैं, कैंडी बनाते हैं, देन शरबत, स्क्वाश बनाते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, उसको वैल्यू एडिशन करते हैं, उसका मार्केट प्राइस भी बढ़ जाता है और उसका स्टोरेबिलिटी जो है, नहीं तो वो डैमेज हो जाएगा। फ्रूट वेजिटेबल कितना दिन तक आप रख सकते हो? एक महीना, 45 डेज अगर फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स तो 7-8 दिन में ख़राब हो जाता है। तो जनरली वो पेरिसेबल नेचर का होता है, तो इसीलिए उसको वैल्यू एडिशन किया जाता है और उसको डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि उसका मार्केट वैल्यू भी बढ़ सके और स्टोरेबिलिटी भी बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया वैल्यू एडिशन। तो ये सारे चीज़ हम लोग, ये जो मॉक टेस्ट है इसके माध्यम से डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए है, इसको ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन फूड ग्रेन्स आर, the post-harvest losses in food grains are, options are 2 to 5%, 8 to 10%, 20 to 25%, 40 to 45%. The right answer is 8 to 10%. फूड ग्रेन किसको बोलेंगे? जो हमारा सीरियल्स और पल्सेस होते हैं, वो दोनों को बोलते हैं फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स में जो लॉसेस है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस 8 to 10% होता है, एंड जनरली जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उसमें 20 to 25% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a post harvest operation? Which among the following is not a post harvest operation? Options are threshing, grading, curing, nipping. The right answer is nipping. nipping क्या होता है? हम पल्सेस में एपिकल बर्ड को हम रिमूव करते हैं ड्यूरिंग इट्स क्रॉप ग्रोथ, ड्यूरिंग द वेजिटेटिव स्टेज, ताकि क्या होगा, ये जो एपिकल डोमिनस होता है वो चेक होगा और ब्रांचिंग ज़्यादा होगा, द एनर्जी विल बी डाइवर्टेड टू द ब्रांचेस, राइट। देन थ्रेसिंग क्या होता है? ये हार्वेस्टिंग के बाद होता है, टू रिमूव दोज ग्रेन्स फ्रॉम द पैनिकल और फ्रॉम दैट वेयर इट इज़ बीइंग अटैच्ड। ओके, तो उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। ग्रेडिंग क्या होता है? हम डिफरेंट साइज ऑफ ग्रेडिंग, जनरली पोटैटो केस में जैसे हो गया, मैंगो जैसे फ्रूट क्रॉप्स हो गया, वहाँ पे डिफरेंट साइज के हिसाब से, डिफरेंट क्वालिटी के हिसाब से उसको ग्रेड किया जाता है। क्योरिंग क्या होता है? टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू या फिर टू इंक्रीज द स्मेल एंड टेक्सचर इन टोबाको, इन केस ऑफ टोबाको या फिर ऑनियन, हम क्योरिंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a limitation of premature harvesting? Which among the following is not a limitation of premature harvesting? Options are shriveled grain, shattering of grain, reduced viability, more prone to pest infestation. The right answer is shattering of grain. ये एक पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब अगर हम हार्वेस्टिंग के टाइम से ज़्यादा अगर लेट करेंगे, लेट हार्वेस्टिंग में सैटरिंग ऑफ ग्रेन होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेन ड्राई हो जाता है और उसको जो कैरी करता है, जो उसका स्टॉक है ग्रेन को कैरी करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर रहता है, वो ड्राई हो जाता है और वहाँ पे एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो डिटैच हो जाता है वहाँ से, उसको बोलते हैं सैटरिंग ऑफ ग्रेन। तो ये अगर लेट हार्वेस्टिंग करेंगे, ये कंडीशन आएगा, ये लिमिटेशन है लेट हार्वेस्टिंग का। देन श्रिवेल्ड ग्रेन क्यों होगा अगर हम प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग करेंगे? क्योंकि मैच्योरिंग के टाइम क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट है वो डाइवर्ट होता है टुवर्ड्स ग्रेन। ओके,
तो अगर हम प्री हार्वेस्ट उसको मतलब हार्वेस्ट कर देते हैं तो वो श्रिवेल रहता है, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट जाना चाहिए, जितना उसको फिल करना चाहिए वो नहीं हो पाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है वो प्रोसेस, तो वो श्रिवेल ग्रेन रहता है, चाफी ग्रेन रहता है। देन रिड्यूस वायबिलिटी, वायबिलिटी क्यों रिड्यूस होता है? सेम कंडीशन, वहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं रहता है, न्यूट्रिएंट एक्युमुलेशन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, बायोकेमिकल रिएक्शन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। देन ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से भी उसका जो वायबिलिटी है वो लॉस होता है। देन मोर प्रोन टू पेस्ट इन्फेस्टेशन, वो ज़्यादा हो जाता है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे पेस्ट इन्फेस्टेशन भी ज़्यादा होता है। तो ये जो श्रिवेल ग्रेन, रिड्यूस्ड वायबिलिटी, मोर प्रोन टू पेस्ट इन्फेस्टेशन, these are the limitations of premature harvesting, and shattering of grain, this is the limitation of like late maturity, late harvesting. Next question. Desiccation using paraquat is an important harvest management practices in which among the following crop? Desiccation using paraquat, important management practice, harvest management practice in which among the following crop? Options are rice, sugarcane, chickpea, sunflower. द राइट आंसर इज सनफ्लावर। क्या होता है सनफ्लावर में? स्टे ग्रीन एक प्रॉपर्टी रहता है, स्टे ग्रीन। इसका मतलब होता है क्रॉप मैच्योरिटी स्टेज में आ गया है लेकिन जो उसका वेजिटेटिव पार्ट है, जो इसका लीव्स वगैरह है वो ग्रीन रहते हैं, तो ये बोलते हैं स्टे ग्रीन प्रॉपर्टी। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रेन क्रॉप्स एंड ऑल, बिकॉज स्टे ग्रीन रहने से क्या होता है वहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी टिल द हार्वेस्टिंग ये चलता रहता है। तो बाकी क्रॉप्स में क्या होता है ये ड्राई हो जाते हैं, मतलब आपका जो लीव्स है या फिर ग्रेन है वो क्या होता है येलोइंग हो जाता है, ग्रीन नहीं रहता। राइस, शुगर कैन में तो थोड़ा सा रहता है लेकिन जो लीव्स है वो ड्राई हो जाते हैं। देन सनफ्लावर केस में क्या क्या होता है, वहाँ पे लास्ट तक एंड तक आपका स्टे ग्रीन प्रॉपर्टी दिखाई देता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं पैराक्वाट अप्लाई करते हैं टू डेसिकेट दैट फॉलिएज। अदरवाइज हार्वेस्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है और टू डेसिकेट दैट फॉलिएज पैराक्वाट अप्लाई किया जाता है वहाँ पे, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इट इज एडवाइजेबल टू हार्वेस्ट द क्रॉप एट फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी? कब हम रिकमेंड करेंगे कि आपको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में हार्वेस्ट? ऑप्शंस आर डिजीज्ड प्लांट, वीड इन्फेस्टेशन, इंटेंसिव क्रॉपिंग, अर्ली क्रॉपिंग। द राइट आंसर इज इंटेंसिव क्रॉपिंग। इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या होता है, एक ही सीजन में हम लोग दो से ज़्यादा क्रॉप उसी फील्ड में करते हैं, तो उस केस में क्या होता है जो अपॉर्चुनिटी टाइम है, सपोज हम एक क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद वेट करते हैं दूसरे क्रॉप सोइंग करने के लिए, तो वहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वहाँ पे कम रहता है। अगर हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में हार्वेस्ट करेंगे, दो टाइप का मैच्योरिटी रहता है, वन इज फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, अनदर इज हार्वेस्ट मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में जितना ग्रेन के लिए ट्रांसलोकेट होना चाहिए था वो हो चुका है, और फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के बाद और वो ट्रांसलोकेशन नहीं होता है और ग्रेन फिलिंग नहीं होता है और एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन नहीं होता है। लेकिन हार्वेस्ट मैच्योरिटी के लिए हम क्यों वेट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसका जो क्या बोलते हैं टेक्सचर और जो भी मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम हो जाए ग्रेन का, ताकि हम लोग उसको डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं, या फिर उसका जो एक हार्डनेस आता है ग्रेन का वो डैमेज होने का चांसेस कम होता है। तो जनरली ये जो ड्यूरेशन है 7 to 10 डेज का ड्यूरेशन है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी से हार्वेस्ट मैच्योरिटी तक जो ड्यूरेशन है वो 7 to 10 डेज का है। पहले फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आता है, उसके बाद हार्वेस्ट मैच्योरिटी आता है। तो होता क्या है इंटेंसिव क्रॉपिंग केस में हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं फार्मर्स को कि आप फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के टाइम हार्वेस्ट कर लो और उसको ड्राई कर लो लेके थ्रेसिंग फ्लोर में, राइट। उसको ड्राई करने के बाद उसके बाद थ्रेसिंग करो। लेकिन बाकी केसेस में, बाकी कोई भी केसेस हो, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है और इंटेंसिव क्रॉपिंग नहीं करते हैं या फिर मोनोक्रॉपिंग करते हैं, तो फिर वहाँ पे हार्वेस्ट मैच्योरिटी के टाइम आप हार्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, determination of harvesting date is difficult for which among the following crop? Determination of harvesting date is difficult for which among the following crop? Determinate crop, indeterminate crop, C3 crop, C4 crop. द राइट आंसर इज इनडिटर्मिनेट क्रॉप। इनडिटर्मिनेट क्रॉप एंड डिटर्मिनेट क्रॉप क्या होता है, डिटर्मिनेट क्रॉप में एक डिस्टिंक्ट फेज रहता है। सपोज हम बोलेंगे कि ये वेजिटेटिव स्टेज है,
ये आपका कंफर्म हो गया कि ये फ्लावरिंग स्टेज है, कंफर्म हो गया कि ये ग्रेन फिलिंग स्टेज है, कंफर्म हो गया कि ये हार्वेस्टिंग स्टेज है। लेकिन इनडिटर्मिनेट केस में ऐसा नहीं होता। इनडिटर्मिनेट केस में आप एक साथ वहाँ पे सिंक्रोनस जो स्टेजेस आता है वो सिंक्रोनस नहीं रहता है किसी क्रॉप में वहाँ पे, या फिर वही सेम क्रॉप में भी आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पाओगे इतना क्लियरली कि ये वेजिटेटिव स्टेज है या ये रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज है या फिर ये ग्रेन फिलिंग स्टेज है। ऐसा आप क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है इनडिटर्मिनेट क्रॉप में। और इनडिटर्मिनेट क्रॉप में जनरली सिंक्रोनस वो मैच्योरिटी नहीं होता है, और उसमें फेज वाइज जो है हार्वेस्ट करना पड़ता है क्रॉप को। जैसे कि सपोज कॉटन हो गया, किसी बॉल जो है कॉटन का वो किसी में ओपन हो चुका है फुल्ली, लेकिन और किसी में जैसे लोअर ब्रांचेस हो गया वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अभी निकल रहा है, तो वो हो गया इनडिटर्मिनेट क्रॉप का एग्जाम्पल। तो उस केस में हम हार्वेस्टिंग डेट एक फिक्स नहीं रहता है, उसको फेज वाइज हार्वेस्टिंग करना पड़ता है इन इनडिटर्मिनेट क्रॉप, फेज वाइज हार्वेस्टिंग। लेकिन डिटर्मिनेट क्रॉप में क्रॉप्स मैच्योर एट सिंक्रोनस टाइम, टाइम को सिंक्रोनस करके वो मैच्योरिटी होते हैं, मतलब एक साथ मैच्योर होते हैं, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है, वहाँ पे हार्वेस्टिंग डेट एक फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्रॉप हार्वेस्टिंग stubble height is important for which among the following crop? During crop harvesting, stubble height is important for which among the following crop? Options are rice, maize, chickpea, bersim. द राइट आंसर इज बरसिम। बरसिम अगर हम मल्टी कट के लिए लेते हैं, मल्टी कट अगर सिंगल कट में तो फिर एक साथ हार्वेस्ट कर लो, अगर मल्टी कट बरसिम ले रहे हैं जनरली मल्टी कट ही लेते हैं, क्योंकि फेज वाइज हमको फीड करना रहता है और मल्टी कट में ज़्यादा प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहता है। तो बरसिम में क्या होता है, जैसे 10 to 15 सेंटीमीटर उसको छोड़ के रखते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल से 10 to 15 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं, तो एक थंब रूल है कि एटलीस्ट दो इंटरनोड छोड़ना चाहिए, दो इंटरनट। एंड ये जो हाइट है वो डिपेंड करता है दो इंटरनट कहाँ पे आते हैं, मतलब 10 सेंटीमीटर में आते हैं या फिर 30 सेंटीमीटर में आते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो ये दो इंटरनोड है, ये आपको छोड़ना चाहिए ताकि अच्छे से वो दोबारा ग्रो कर सके। राइट, एक तो बरसिम केस में हो गया। जैसे मल्टी कट जितने भी फॉरेस्ट क्रॉप है वहाँ पे जनरली स्टबल हाइट इज इम्पोर्टेंट। एंड फॉर शुगर कैन ऑल्सो स्टबल हाइट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज शुगर कैन में भी रैटनिंग जो होता है, रैटनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, जो क्रॉप को वहाँ उस लेवल में मतलब कट करना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following grazing method is the least efficient? Which among the following grazing method is least efficient? Options are continuous grazing, rotational grazing, rational grazing, soillage feeding. द राइट आंसर इज कंटिन्यूस ग्रेजिंग। इस यहाँ पे क्या होता है, एक फील्ड रहता है, यहाँ पे हम लोग जो कैटल वगैरह है उनको छोड़ देते हैं डायरेक्टली, और वो जो है फील्ड में डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो फीडिंग होता है, जो ग्रेजिंग होता है, बहुत इनएफिशिएंट होता है। कैटल को जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश जो टिंडर ग्रासेस है वहाँ पे निकल रहे हैं, तो उसको जाके कंज्यूम करते हैं। बाकी जहाँ पे थोड़ा सा भी ओल्ड हो जाता है तो वहाँ पे कंज्यूम नहीं करते, तो यहाँ पे ऑन इवन ग्रेजिंग होता है। राइट, ये सबसे लिस्ट एफिशिएंट है। देन रोटेशनल ग्रेजिंग क्या होता है, यहाँ पे यील्ड को सेवरल सब यूनिट में डिवाइड करते हैं। सपोज ये एक सब यूनिट हो गया, यहाँ पे एक सब यूनिट हो गया, ऐसे फिर एक एक सब यूनिट को उसको कंज्यूम करने के लिए छोड़ते हैं कैटल को। रोटेशनल ग्रेजिंग, रेशनल ग्रेजिंग जो होता है, रोटेशनल ग्रेजिंग इज अराउंड 10 to 25% हायर एफिशिएंसी इसका जो रहता है, रोटेशनल ग्रेजिंग का 10 to 25% हायर एफिशिएंसी रहता है देन कंटिन्यूस ग्रेजिंग। देन रेशनल ग्रेजिंग को और बोलते हैं स्ट्रिप ग्रेजिंग, ये मोस्ट एफिशिएंट रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, फील्ड को ऐसे स्ट्रिप वाइज डिवाइड करते हैं और ईच स्ट्रिप में कैटल को फिर फीडिंग के लिए अलाउ करते हैं, तो इसको बोलते हैं रेशनल ग्रेजिंग और स्ट्रिप ग्रेजिंग। ये इवन 15 to 45% मोर एफिशिएंट देन रोटेशनल ग्रेजिंग। ओके, तो सबसे जो एफिशिएंट है रेशनल ग्रेजिंग है, उसके बाद रोटेशनल ग्रेजिंग आता है, और उसके बाद कंटिन्यूस ग्रेजिंग आता है। सॉइलेज फीडिंग क्या होता है, वो डायरेक्टली जो ग्रीन पार्ट है जो भी फॉरेस्ट का, उसको काट के फीडिंग किया जाता है कैटल को, उसको बोलते हैं सॉइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following practice is not done by a combine harvester? Which among the following practice is not done by a combine harvester? Options are crop cutting, separation of grains from straw, milling, cleaning healthy grains from chaff.
द राइट आंसर इज मिलिंग। कंबाइन हार्वेस्टर जो होता है, कंबाइन हार्वेस्टर जो होता है, क्रॉप कटिंग के साथ साथ वो सेपरेशन मतलब थ्रेसिंग भी काम कर लेता है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्ट्रॉ, दैट इज नोन एज थ्रेसिंग। क्लीनिंग का काम भी वो कर देता है, मतलब जो थ्रेसिंग के बाद कुछ कुछ पाउडरी डस्ट मटेरियल या फिर उसका जो भी थोड़ा बहुत रेसिड्यू रह जाता है उसको भी क्लीन करता है ब्लोअर लगा के। तो क्रॉप कटिंग हो गया, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्ट्रॉ, क्लीनिंग, ये सारे प्रोसेस कंबाइन हार्वेस्टर एक साथ कर लेता है, सिवाय मिलिंग। मिलिंग का मतलब क्या होता है, ब्राउन राइस से व्हाइट राइस निकालने का जो प्रोसेस होता है, जैसे हम मिल के पास जाते हैं, राइस मिल के पास जाते हैं और वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग होता है, मतलब जो आउटर कवरिंग है राइस का उसको निकाला जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मिलिंग। तो ये कंबाइन हार्वेस्टर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, picking is the harvesting method in which among the following crop? Picking is the harvesting method in which among the following crop? Options are rice, cotton, cowpea, both B and C. The right answer is both B and C. These are indeterminate crop. आपको बताया था मैं indeterminate crop। तो यहाँ पे जो मैच्योरिटी होता है सिंक्रोनस नहीं होता है, वहाँ पे फेज वाइज मैच्योरिटी होता है। तो कॉटन और काउपी केस में हम पिकिंग करते हैं, ना कि डायरेक्टली हार्वेस्टिंग द क्रॉप। ओके, राइस केस में क्या होता है, सिंक्रोनस मैच्योरिटी होता है अराउंड, जब भी 80% से मोर वहाँ पे येलोइंग हो जाता है या ड्राइंग हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग हार्वेस्टिंग के लिए रिफर करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, राइट, क्रॉप को। लेकिन यहाँ पे फेज वाइज हार्वेस्टिंग होता है, यहाँ पे पिकिंग होता है, मैनुअली हो सकता है या फिर आपका मशीन लगा के पिकर के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, wind power is used for which among the following post harvest practice? Wind power is used for which among the following post harvest practice? Options are threshing, winnowing, milling, grading. द राइट आंसर इज विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग केस में अगर हम थ्रेसिंग करें, थ्रेसिंग मतलब ये एक राइस का पैनिकल है, यहाँ पे पैनिकल मतलब ग्रेन लगा हुआ है, उसको फिर थ्रेसर के द्वारा या फिर मैनुअली बुलक लेके उसको ऊपर ट्रैम्पलिंग करके उसको निकल आता है, ये ग्रेन निकल जाता है। फिर क्या होता है, ग्रेन और वहाँ पे स्ट्रॉ में मिला रहता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक साथ जो पैनिकल का जो स्ट्रॉ मतलब जो स्टॉक है वो भी यहाँ पे कुछ कुछ गिरा रहता है। तो ये जो रेसिड्यू है ग्रेन को क्लीन करने के लिए, ये एक प्रोसेस है विनोइंग। उसको पंखा के सामने या फिर अगर विंड फ्लो हो रहा है वहाँ पे उस टाइम, तो उसमें उसको क्या डाला जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, जो विंड डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जनरली ग्रेन वहीं पे फॉलो होता है, क्योंकि ग्रेन का वेट ज़्यादा रहता है, और जो चाफ रहता है, चाफ या फिर जो भी डस्ट रहता है, डस्ट पोर्शन फ्रॉम स्ट्रॉ या फिर स्टॉक, वो क्या होता है, ब्लो होके और दूसरे जगह पे वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक क्लीनिंग प्रोसेस है फ्रॉम ग्रेन टू स्ट्रॉ, राइट। तो इसके लिए विंड एनर्जी का जरूरत है। थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग इज द रिमूवल ऑफ ग्रेन फ्रॉम दैट स्टॉक। मिलिंग क्या होता है, मिलिंग में बताया कि हम जो आउटर कवरिंग है राइस का उसको निकालने का प्रोसेस जो है उसको मिलिंग बोलते हैं। ग्रेडिंग क्या होता है, ये क्वालिटी और साइज के हिसाब से इसको ग्रेड किया जाता है, यानी मार्केटिंग के लिए उसको सेपरेट किया जाता है, उसको ग्रेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटा गुंटका and sweep cultivator are used for the harvesting of which among the following crop? The right answer is groundnut. पेड्डा गुंटा का क्या होता है, पेड्डा गुंटा का क्या होता है एंड स्वीप कल्टीवेटर क्या होता है? पेड्डा गुंटा का इज द ब्लेड हैरो। पेड्डा गुंटा का जो है ये है हैवी ब्लेड हैरो, हैवी ब्लेड हैरो। ओके, हैरो इज ए सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। ब्लेड हैरो ये पेड्डा गुंटा का बोलते हैं, हैवी ब्लेड हैरो। एंड स्वीप कल्टीवेटर जो रहता है जनरली वी शेप्ड, इन्वर्टेड वी शेप्ड एक स्वीप कल्टीवेटर रहता है ऐसा। तो ये दोनों यूज होते हैं ग्राउंडनट हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि ग्राउंडनट मिट्टी के अंदर होता है, आपको पता है। अगर हम मैनुअली हार्वेस्ट होते करते हैं जहाँ पे थोड़ा सॉइल कॉम्पैक्ट हो गया है तो वहाँ पे इजीली नहीं निकलता है, और वहाँ पे बहुत सारा एफिशिएंसी घट जाता है, हमारा जो हार्वेस्टिंग का एफिशिएंसी है वो घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे पॉट्स डैमेज होने का चांसेस है, पॉट्स मिट्टी के अंदर रहने का चांसेस है। तो वहाँ पे ये दोनों सुइटेबल है, ये इम्प्लीमेंट्स फॉर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following pest causes maximum losses during storage? Which among the following pest causes maximum losses during storage? Options are insect, weeds, rodents, microorganisms. The right answer is
insects. Okay, so generally जो post harvest storage losses होता है, storage losses is around 6.5% of the total losses, around 6.5%. जो 6.5% स्टोरेज लॉसेज होता है उसमें से मतलब पेस्ट इंसेक्ट जो है वो 2.55% लॉस करता है. वीड्स तो एक प्री हार्वेस्ट लॉसेज जो होता है वीड्स की वजह से होता है. देन रोडेंट्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वीड्स की वजह से होता है क्रॉप में लॉसेस, लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज लॉसेस यहाँ पे मेंशन है तो यहाँ पे इंसेक्ट सबसे ज़्यादा लॉस करता है. देन रोडेंट्स अराउंड 2.5% रोडेंट लॉस करता है, ये 2.55% इंसेक्ट लॉस करता है, रोडेंट 2.5% लॉस करता है, माइक्रोब्स अराउंड 0.68% लॉस बाय माइक्रोब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, environmental factors affecting the duration of storage without deterioration. environmental factors affecting the duration of storage without deterioration. कौन सी environmental factor जो अफेक्ट करते हैं स्टोरेज प्रोसेस को? ऑप्शन आर सोलर रेडिएशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, बोथ बी एंड सी. द राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी डिटेरियोरेशन ज़्यादा होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा तो भी डिटेरियोरेशन ज़्यादा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुइटेबल सीड मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ ग्राउंडनट इज. suitable seed moisture content for safe storage of groundnut is, options are 6%, 10%, 14%, 21%. The right answer is 6%. जनरली जो ऑयल सीड क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप्स उनको 6% मॉइस्चर लेवल में स्टोर किया जाता है. देन सीरियल्स जो रहता है, सीरियल्स क्रॉप, इनको 14% मॉइस्चर लेवल में स्टोर किया जाता है. 21% moisture level में cereals are generally harvested. Cereal crops are generally harvested at 21% moisture level, stored at 14% moisture level, but oilseeds are stored in 6% moisture level. Next question. The infestation of store grains through storage structure and container called. The infestation of store grains through storage structures and containers are called. Options are cross infestation, latent infestation, active infestation, passive infestation. द राइट आंसर इज लैटेंट इन्फेस्टेशन. सपोज हम लोग कोई गनी बैग यूज करते हैं, हम कोई भी गनी बैग यूज करते हैं स्टोरेज के लिए जो कि पहले से इन्फेस्टेड है, वहाँ पे माइक्रोब्स डेवलप्ड हुआ है, तो वो ग्रेन को अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा. तो उसको उस केस में हम बोलेंगे उसको लैटेंट इन्फेस्टेशन. क्रॉस इन्फेस्टेशन क्या होता है? जहाँ पे हम दो कमोडिटी, सपोज दो टाइप का ग्रेन रखते हैं या फिर आसपास रहते हैं, एक ग्रेन ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुका है और दूसरा हम स्टैक कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसमें भी इन्फेस्टेशन जो है स्प्रेड करने का चांसेस है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेस्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर? ऑप्शंस आर कोठास, बीन्स, साइलोस, थ्रेसिंग यार्ड. द राइट आंसर इज थ्रेसिंग यार्ड. थ्रेसिंग यार्ड में क्या होता है? वहाँ पे टेम्परेली स्टोर किया जाता है जो भी डायरेक्ट कटिंग है, डायरेक्ट हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है, वहाँ पे थ्रेसिंग यार्ड में टेम्परेली स्टोर किया जाता है. उसके बाद वहाँ पे थ्रेसिंग किया जाता है यूजिंग ट्रैक्टर और यूजिंग बुलक. सो वहाँ पे थ्रेसिंग किया जाता है, मतलब ग्रेन को सेपरेशन किया जाता है. लेकिन ये जो तीनों है, कोठर्स, बीन्स एंड साइलोस, दीज आर द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स. साइलो जनरली लार्ज होता है, बीन्स जनरली स्मॉल होता है, देन कोठर जनरली ये एक मतलब कन्वेंशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर है. ड्यूरिंग लाइक कच्चा हाउस जब था तो वहाँ पे कोठर्स प्रिपेयर करके वहाँ पे स्टोर करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज? ऑप्शंस आर डॉनेज, स्टेकिंग, पेस्ट कंट्रोल. ऑप्शंस आर डॉनेज, स्टेकिंग, पेस्ट कंट्रोल. द राइट आंसर इज ग्रेडिंग. ग्रेडिंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज. प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज क्या क्या होता है? डॉनेज होता है, स्टैकिंग होता है, पेस्ट कंट्रोल होता है. डॉनेज क्या होता है? कोई भी हम स्टोरेज स्ट्रक्चर, सपोज एक बैग ले लिए उसको स्टोर करने के लिए, उसके नीचे या फिर ऊपर एक इनर्ट मटेरियल रखेंगे. वहाँ पे ब्रिक हो गया या कोई जैसे कोई हैवी मटेरियल जो है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू सॉयल उसमें उससे प्रिवेंट करे, या फिर इसके ऊपर भी रखेंगे ताकि कोई इंसेक्ट या फिर रैट वगैरह इसमें ना घुस सके, तो इसको बोलते हैं डॉनेज.
स्टेकिंग क्या होता है, एक बैग उसके बाद दूसरे बैग ऐसे किस स्ट्रक्चर में, किस एंगल में हम रखेंगे ताकि मैक्सिमम उसका एफिशिएंसी, जो स्टोर हाउस है उसका एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ सके। पेस्ट कंट्रोल यानी पेस्ट को हम लोग कंट्रोल करेंगे टू प्रिवेंट द डैमेज, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट इंसेक्टिसाइड जैसे मैलाथियन हो गया, डाइक्लोरोवोस हो गया, ये रिकमेंडेड है टू यूज ड्यूरिंग पेस्ट कंट्रोल ऑफ स्टोरेज पेस्ट, राइट। तो यहाँ पे मैलाथियन, डाइक्लोरोवोस, डीडीबीपी जो है इसको रिकमेंड किया जाता है पेस्ट कंट्रोल के लिए। ये तीनों जो है प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज, पेस्ट कंट्रोल, डॉनेज एंड स्टैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is a possible option for storing wet grains where there is no option available for drying? अगर ड्राइंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो सपोज रेनी सीजन हो गया, वहाँ पे ड्राइंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या क्या पॉसिबल स्टोरेज ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन है सीलिंग द कंटेनर एयर टाइट, मिक्सिंग विथ पाउडर सॉल्ट, वेट फॉर ड्राइंग एंड देन स्टोर, बोथ ए एंड बी। द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, सीलिंग द कंटेनर एयर टाइट। सपोज हम वेट ग्रेन को भी अगर कंटेनर में सील करके पूरा एयर टाइट कर देते हैं, तो क्या होगा, जो भी सीड रेस्पायर करता है, सीड टोटली वो मर नहीं जाता है, वो सीड रेस्पायर करता है, वो लिविंग रहता है। तो वो जब रेस्पायर करेगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा, और माइक्रोब्स भी कुछ कुछ रहते हैं सीड के अंदर, तो वो भी अगर रेस्पायर करेंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लाइक 6-7 डेज में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा। तो वहाँ पे दूसरा माइक्रोब्स ग्रो करना प्रॉब्लम होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और कंटामिनेट नहीं होगा। कंटामिनेट कैन बी प्रिवेंटेड, कंटामिनेशन। देन मिक्सिंग विथ पाउडर सॉल्ट, पाउडर सॉल्ट में भी मिक्स करने से, सॉल्ट क्या है, एक हाइग्रोस्कोपिक कंटेंट है, तो वहाँ पे सॉल्ट जो है वो कुछ मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा अपने अपने अंदर, तो और वो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी वहाँ पे इंक्रीज कर देगा, तो वहाँ पे जो डैमेज होने का चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rule that is associated with seed deterioration during storage is, the rule that is associated with seed deterioration during storage is, options are Fourier rule, Mitscher-Leak's rule, Harrington rule, Wilcox rule. द राइट आंसर इज हैरिंगटन्स रूल। हैरिंगटन्स रूल क्या कहता है कि अगर हम जो सीड्स है उसका मॉइस्चर कंटेंट, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इसको 1% डाउन करेंगे, और जो टेम्परेचर है वहाँ पे उसको सपोज 5 डिग्री सेल्सियस डाउन करेंगे, तो यहाँ पे जो स्टोरेज लाइफ है वो ग्रेन का स्टोरेज लाइफ वो डबल हो जाएगा, स्टोरेज लाइफ डबल हो जाएगा। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम 1% डाउन करते हैं और टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस डाउन करते हैं, तो वहाँ पे स्टोरेज लाइफ डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉ आर लेस न्यूट्रिशियस दैन है ड्यू टू, स्ट्रॉ आर जनरली लेस न्यूट्रिशियस दैन है ड्यू टू, ऑप्शंस आर न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन इन स्ट्रॉ, लिग्निन डिपोजिशन, बोथ ए एंड बी, नॉन। द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन इसका मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको। सपोज प्री हार्वेस्ट, हम लोग है के लिए जनरली प्री हार्वेस्ट यानी फ्लावरिंग से लेके हार्वेस्टिंग के तक, या फिर जब सपोज ग्रेन पर्पज में हम करते हैं, तो फिर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी केस में, या फिर जहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्शन के लिए करते हैं, वहाँ पे फ्लावरिंग स्टेज में जनरली सुइटेबल होता है प्रोडक्शन के लिए जो कटिंग करना है। तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन यानी जब हार्वेस्ट हो जाता है तो तब उस कंडीशन में जस्ट बिफोर प्री हार्वेस्टिंग, लाइक फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी से जस्ट बिफोर, क्या होता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेट हो जाता है। ग्रेन जो स्ट्रॉ होता है या फिर लीफ होता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट जो है ट्रांसलोकेट होता है टुवर्ड्स ग्रेन और फिर ये और इकोनॉमिक पार्ट, राइट। तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द स्ट्रॉ दैट इज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द हार्वेस्टिंग स्टेज। तो उस कंडीशन में जो है स्ट्रॉ इज लेस न्यूट्रिशियस हो जाता है देन है। अनदर इज, अगर हार्वेस्टिंग के टाइम हम लोग जो स्ट्रॉ हार्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे लिग्निन डिपोजिशन, जितना भी ड्यूरेशन बढ़ता जाता है वहाँ पे लिग्निन डिपोजिशन उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो लिग्निन एक क्या है, डिकम्पोजिशन के लिए या फिर डाइजेशन के लिए ये सुइटेबल नहीं है। जो स्ट्रॉ है वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पाता है अंडर लाइक स्टोमक ऑफ द कैटल हु इज़ फीडिंग
दैट स्ट्रॉ, राइट। तो लिग्निन डिपोजिशन हो जाता है, तो ये दोनों जो है ये इसी की वजह से लेस न्यूट्रिशियस रहता है स्ट्रॉ देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a desired characteristics of good hay? Which among the following is not a desired characteristic of good hay? Options are pleasant aroma, dark brown color, free from mold, dust, weeds, leafy and pliable. द राइट आंसर इज डार्क ब्राउन कलर। ओके, जो है उसका गुड प्रॉपर्टी के लिए उस ग्रीनिश कलर रहना चाहिए। ओके, क्रॉप जो है थोड़ा लाइट ग्रीन या फिर ग्रीन रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग प्री हार्वेस्ट उसको जो है हार्वेस्ट करके प्री मैच्योर हार्वेस्ट करके उसको है के लिए हम रिकमेंड करते हैं। तो और उसका जो एरोमा रहना चाहिए वो बेटर रहना चाहिए, थोड़ा प्लीजिंग एरोमा रहना चाहिए, प्लीजेंट एरोमा रहना चाहिए। देन इट शुड बी फ्री फ्रॉम मोल्ड, डस्ट एंड वीड्स, एंड इट शुड बी लीफी। स्ट्रॉ ज़्यादातर हार्ड स्टिफ स्ट्रॉ नहीं रह के लीफी होने से ज़्यादा बेटर है। एंड प्लायबल, है क्या होता है हम लोग प्री मैच्योर जो स्ट्रॉ है उसको हार्वेस्ट करके उसको ड्राई करते हैं, उसको एकदम सा मतलब उसको ड्राई करके उसको स्टोर करते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे ही ईस्ट और डिफरेंट माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो पाता है और वो सुइटेबल रहता है फीडिंग के लिए, कैटल फीड के लिए, और ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी रहता है। तो फर्दर फ्यूचर में फीडिंग के लिए, कैटल फीडिंग के लिए वो सुइटेबल रहता है, उसको बोलते हैं है। तो ये सारे जो है डिजायरेबल कैरेक्टर रहना चाहिए एक है में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सुइटेबल टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रासेस फॉर है मेकिंग इज। मोस्ट सुइटेबल टाइम फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रासेस फॉर है मेकिंग इज, ऑप्शंस आर सीडलिंग, टीलरिंग, 50% फ्लावरिंग, हार्वेस्ट मैच्योरिटी और डेड राइप स्टेज। द राइट आंसर इज 50% फ्लावरिंग। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम 50% फ्लावरिंग के हार्वेस्ट करेंगे तो फिर वो जो न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन है स्ट्रॉ से ग्रेन तक वो नहीं हो पाएगा, यानी न्यूट्रिएंट एनरिच्ड कंडीशन में रहेगा स्ट्रॉ में या फिर लीफ में, और हमारा जो लिग्निन कंटेंट भी वो लो रहेगा, तो फिर वो इजीली डाइजेस्ट हो पाएगा कैटल में, कैटल उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये एक सुइटेबल, और वहाँ पे एरोमा भी बहुत अच्छा रहेगा और ग्रीननेस भी रहेगा। तो फिर 50% फ्लावरिंग में जनरली रिकमेंडेड टू हार्वेस्ट दैट ग्रास फॉर hay making. Next question, the stored product that is formed by fermentation of green fodder stored under anaerobic condition is, options are hay, silage, soilage, haylage. द राइट आंसर इज साइलेज। साइलेज एक फॉर्मेंटेड प्रोडक्ट है, वहाँ पे उसको एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करके वहाँ पे उसको स्टैकिंग करके कंप्रेस करके वहाँ पे और मॉइस्चर ज़्यादा रख के उसको फॉर्मेंट किया जाता है। फॉर्मेंट करके उसको उसका जो पीएच है उसको बहुत कम किया जाता है, लाइक less than 4 उसको पीएच किया जाता है ताकि दूसरा माइक्रोब्स ग्रो ना कर सके उसमें। तो ये ज़्यादातर मतलब ज़्यादा देर तक उसको स्टोर कर सकते हैं। देन हे में क्या होता है, उसको ड्राइंग करके एकदम डेड मतलब एकदम ड्राई करके उसको स्टोर किया जाता है, राइट। सॉइलेज क्या होता है, डायरेक्ट फीडिंग होता है, ग्रीन फोडर क्रॉप जो है हार्वेस्ट करके उसको डायरेक्ट फीडिंग के लिए दिया जाता है कैटल को। हाइलेज क्या होता है, ये एक मिनिमल फॉर्म ऑफ हे मेकिंग। ओके, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा ड्राई नहीं होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत मतलब थोड़ा सा ड्राई करके उसको फिर स्टोर किया जाता है बेलिंग करके, तो उसको बोलते हैं हाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड क्वालिटी साइलेज शुड हैव द पीएच। ए गुड क्वालिटी साइलेज शुड हैव द पीएच, ऑप्शंस आर less than 4.5, 4.5 to 6, 6 to 7, more than 7. द राइट आंसर इज less than 4.5. ओके, साइलेज का जो पीएच रहना चाहिए वो less than 4.5 इज सुइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ साइलेज मेकिंग इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ साइलेज मेकिंग इज कॉल्ड निपिंग, मिलिंग, क्योरिंग, एनसाइलिंग। द राइट आंसर इज एनसाइलिंग। एनसाइलिंग में क्या होता है, हम एनारोबिक कंडीशन में उसको सील्ड करके उसको फर्मेंट करते हैं। तो एनसाइलिंग दो टाइप का हो सकता है, एक आयरन साइलो या फिर आर्दन पीट में भी
हम मिट्टी का जो पीट रहता है उसको भी अगर हम ब्लॉक करके एकदम चारों तरफ से उसको करेंगे तो भी हो सकता है, या फिर आयरन साइलो में भी कर सकते हैं एनसाइलिंग प्रोसेस। और ये मिलिंग, क्योरिंग और एनसाइलिंग ये तीनों जो है ये पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस है। निपिंग जो है ये प्री हार्वेस्ट प्रोसेस है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a value added product of field crop? Which among the following is not a value added product of field crop? Options are biscuit, jaggery, idli, murabba. The right answer is मुरब्बा। मुरब्बा जो है ये जनरली हमारा आंवला और मैंगो इससे एक स्वीटेंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जो कि मुरब्बा, इसको बोलते हैं मार्मालेड, बोलते हैं मार्मालेड। ओके, बिस्किट जो है हमारा व्हीट से प्रोड्यूस होता है, देन व्हीट या फिर चिकपी फ्लोर, इसमें से बिस्किट प्रोड्यूस होता है। देन जैगरी जो होता है ये शुगर कैन का प्रोडक्ट है मुरब्बा के लिए, लेकिन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस आंवला, देन मैंगो ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली फॉलोड प्रिजर्वेशन मेथड इन फूड ग्रेन इज, मोस्टली फॉलोड प्रिजर्वेशन मेथड इन फूड ग्रेन इज ब्लांचिंग, ड्राइंग, पाश्चराइजेशन, कैनिंग। द राइट आंसर इज ड्राइंग। ड्राइंग जैसे कि सपोज सीरियल केस में और टुवर्ड्स 14% मॉइस्चर लेवल, या फिर ऑयल सीड में टुवर्ड्स 6% मॉइस्चर लेवल पे लाके उसको हम स्टोर करते हैं। ब्लांचिंग, पास्चराइजेशन, कैनिंग ये सारे वेजिटेबल या फिर फ्रूट क्रॉप में प्रैक्टिस किया जाता है। पास्चराइजेशन इवन फ्रूट, वेजिटेबल एंड मिल्क केस में भी हम करते हैं पास्चराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, low cost zero energy cool chamber was developed by, low cost zero energy cool chamber was developed by, options are IRI, CIAE, IIPR, CPRI. The right answer is IRI, Indian Agricultural Research Institute. CIAE क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये भोपाल में है। IRI न्यू दिल्ली में है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च, एंड CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया फर्स्ट कोल्ड स्टोरेज यूनिट वाज एस्टेब्लिश्ड एट, इन इंडिया फर्स्ट कोल्ड स्टोरेज यूनिट वाज एस्टेब्लिश्ड एट, ऑप्शंस आर मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी। द राइट आंसर इज कोलकाता। कोलकाता में जो है फर्स्ट कोल्ड स्टोरेज यूनिट एस्टेब्लिश हुआ था इन 1892, याद रखना, कोलकाता में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट लाइक हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। तो अगर आपको ये जो सीरीज़ है अच्छा लगता है तो फिर आप रिकमेंड कर सकते हो अपना जो भी फ्रेंड्स और जूनियर्स है उनके लिए भी, जो भी JRF के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, SRF के लिए, नेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, या फिर डिफरेंट एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि स्टेट का कोई ADA हो गया, AA हो गया, या फिर IBPS हो गया, इसके लिए ये काम में आने वाले हैं। ये सारे जो सीरीज़ बनता है ये इसी में आप चूज़ कीजिए आपका सिलेबस में क्या क्या है, तो आप उसी हिसाब से स्टडी कर सकते हैं या फिर इसको रिफ़र कर सकते हैं, राइट। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे ही बहुत सारे अपडेट हम करने वाले हैं, बहुत सारे जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। टिल देन, बाय बाय।